बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने इंकशाफ किया है या यूँ कह ले इल्ज़ाम लगाया है कि अपोजिशन फ़ौज को कह रही है कि वो हुकूमत को गिरा दे, जबकि अपोजिशन तो ये कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए तो ये हुकूमत खुद बहुत गिर जाएगी। तो दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और दोनों सूरतों में देखा जाए तो मुखातब इस्टेब्लिशमेंट है जो खुद को सियासी मामला से जितना दूर करती है, हुकूमत उतना ही उसे दरमियान में ले आती है। सवाल ये है कि खान साहब को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अपोजिशन फ़ौज की तरफ देख रही है? क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि खान साहब खुद भी कभी अंपायर की तरफ देखा करते थे और अब उन्हें यह अमल गैर जमहूरी लगता है कि कोई दूसरा उस तरफ देखे? अब नवाज शरीफ अपने लोगों से बार बार ये कह रहे हैं कि हुकूमत को ना गिराया जाए। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि अवाम खुद ब खुद हुकूमत को लात मार कर गिरा देंगे। तो जिन्होंने हुकूमत को गिराना है वो हुकूमत गिराने से इनकार कर रहे हैं, जिन्हें हुकूमत चलाना है वो हुकूमत गिराए जाने के खौफ में मुब्तला हैं। तो इससे बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम और क्या हो सकता है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत गिराए जाने के खौफ या खदशे में घिरा हुआ है। खान साहब सादा अल्फाज में भी कह सकते थे कि अपोजिशन मेरी हुकूमत गिराना चाहती है, लेकिन उन्होंने फ़ौज का नाम लेना क्यों ज़रूरी समझा? अगर अपोजिशन दर पर्दा ये काम कर रही है, कहीं राब्ते कर रही है, तो सवाल तो फिर यही उठेगा कि सियासत में मुदाखलत ना करने का दावा करके मुलाकातें क्यों की जा रही हैं? तो क्या खान साहब फ़ौज से सियासतदानों बल्कि मुखालिफ सियासतदानों के रवाबत का इंकशाफ कर रहे हैं, या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत इसलिए नहीं गिराई जा सकती कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है? तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में शुरू हो गया था कि जी किधर है नया पाकिस्तान, और पहले हफ्ते में शुरू हो गया कि गवर्नमेंट फेल हो गई है। 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारे, बड़ी मीडिया में तनकीद हुई और अपोजिशन तो खैर मुझे पता था उन्होंने तनकीद करनी है जब तक NRO नहीं मिलना। हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहे। जो भी मुल्क खुशहाल है वह कानून की हुक्मरानी है, वह ताकतवर कानून के नीचे है, कोई पॉलिटिकल माफियाज नहीं है। कहते हैं कि जी हमें NRO दो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे, अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार है गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार। तो खान साहब तो खुद कहा करते थे कि अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है, तो वो अंपायर कौन था? खान साहब किस अंपायर से तो कर रहे थे कि वो हुकूमत गिरा देगा? आप किस बुनियाद पर हुकूमत गिराने चल पड़े थे? यानी खान साहब की तहरीक जायज़ और दूसरों का एहतजाज भी नाजायज़। खान साहब पार्लियामेंट पर चढ़ दौड़े, सरकारी इमारतों की ईंट से ईंट बजा दें, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं, लोगों से ये कहें कि वो बिजली का बिल ना दें, बिल फाड़ दें, आग लगा दें, और खान साहब के साथी अलल ऐलान ये कहते फिरे कि जला दो, गिरा दो, और ये भी धमकी दी जाए कि मैं सबको देख लूँगा। तो क्या वो सब कुछ हलाल था? और आ चुके खान साहब वज़ीर-ए-आज़म में तो सब कुछ हराम हो गया है। तो अपोजिशन आपकी हुकूमत इसलिए गिराना चाहती है कि वो समझती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है और आपको अवाम पर मुसल्लत किया गया है। आप जमहूरी तरीके से लाए तो गए हैं, लेकिन जमहूरियत सिर्फ इतनी है कि सारे मुखालफिन को चोर माफिया करार दे दें, उन पर केसेस बनाते जाएं, सबूत हो या ना हो, जुर्म किया हो या ना किया हो, उठाकर लोगों को अंदर कर दें, किसी को नैब बंद कर दे, किसी को FIA पकड़ ले, किसी को एंटी करप्शन के हवाले कर दो। तो ये आपका इस्तेहकाक है कि आप करप्शन को रोकें, लेकिन ये भी मान लें कि करप्शन के जितने केसेस पिछले दिनों में सामने आए हैं उसकी नज़ीर नहीं मिलती। पहले लाखों और करोड़ों में करप्शन के केसेस सुना करते थे, अब अरबों और खरबों में तब्दील हो चुके हैं। तो खान साहब पर एतराज़ इस बात पर नहीं है कि आप करप्ट लोगों को पकड़ नहीं रहे, एतराज़ इस बात पर है कि आप करप्शन रोक नहीं पा रहे, करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। जहांगीर तरीन पर करप्शन का इल्ज़ाम है तो वो आज़ादाना घूम रहे हैं, जुल्फ़ी बुखारी पर इल्ज़ाम है तो वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, और ये लोग हुकूमत की इंक्वायरियों में कसूरवार निकले हैं। इन्हें अपोजिशन ने जलसों में इल्ज़ाम तराशी नहीं की, इन पर अपोजिशन ने कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की, और ये लोग हुकूमत की इंक्वायरियों में कसूर निकले हैं। इन पर अपोजिशन ने महज इल्ज़ाम नहीं लगाए,
इल्ज़ाम तराशी नहीं की, जलसों में उन्हें सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तहत मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया, बल्कि ये सरकारी इंक्वायरी में करप्ट साबित हुए हैं। और सरकारी इंक्वायरी ये बताती है कि दूध की रखवाली पर जिनको बिठाया गया था वो दूध पीने वाले हैं और दूध पीकर निकल चुके हैं। तो जमहूरियत का मतलब ये नहीं होता कि जो आप करें वो हलाल और जो दूसरे करे वो हराम। और जमहूरियत का मतलब यह भी नहीं होता कि जिसको कुर्सी पर बिठा दिया वो सदा कुर्सी पर बैठा रहेगा, वो उठ नहीं सकता या जवाब नहीं दे सकता। अब वज़ीर आज़म अवाम को जवाबदेह होता है, अवाम वज़ीर आज़म से सवाल पूछ सकती है और अपोजिशन भी अवामी नुमाइंदा होती है, अवाम से वोट लेकर पार्लियामेंट का हिस्सा बनती है। अब मुसलसल झूठ, प्रोपेगेंडे और मीडिया पर दबाव डालकर मुखालफिन को करप्ट, बेईमान, माफिया करार देकर उन्हें अवाम की नज़रों में मातूब तो ठहराया जा सकता है लेकिन मगलूब नहीं किया जा सकता। तो जो आज हुकूमत का सच होता है वो इक़्तिदार से निकलते ही उसका झूठ बन जाता है, उसका पर्दा चाक हो जाता है। अब ये शिकवा तो पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं, वो भी एहतसाब के इस निज़ाम पर उंगलियां उठा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं खान साहब के जो दोस्त हैं वो आज़ादाना घूम रहे हैं, उन्हें तो कोई नहीं पकड़ा जा रहा करप्शन में, लेकिन मुखालफिन को पकड़ा जा रहा है। और उनका एक शिकवा नवाज शरीफ के वाले से भी आ गया है और उन्होंने कहा जी कि पंजाब का या रायवंड का वज़ीर आज़म हो तो सज़ा से बचने के लिए उन्हें बाहर भेज दिया जाता है और सिंध के लीडरों को जेल में रखा जाता है। अब ये मौका किसने किसको क्यों दिया कि बिलावल भुट्टो आज पंजाब की बजाय या मुल्क की बजाय सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं? जो हमारा वज़ीर आज़म साहब है वो इराक का लाभ रहा था, करप्शन करप्शन, माफिया माफिया। उनको डर है कि अगली बार पीटीआई को हुकूमत मिलेगा तो फिर बाहर का जो पैसा है वो बचेगा नहीं, वही बाहर का पैसा जो इसने 90 दिन के अंदर ही अंदर वापस लाना चाहिए था। अब वज़ीर आज़म साहब कह रहा है कि अगले मौका मिलेगा तब एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म को खुद पे इल्ज़ाम लगे तो कुछ ना हो, वज़ीर आज़म के बहन पे इल्ज़ाम लगे तो कुछ ना हो, नवाबशाह का सदर के बहन पे इल्ज़ाम लगे तो हॉस्पिटल बेड से घसीट के जेल लिया जाता है। ये केस किस्म का एक पाकिस्तान है। रायवंड का वज़ीर आज़म को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है। इस इंसाफ का निज़ाम में, इस एहतसाब का निज़ाम में, इस नया पाकिस्तान जहां एनआरओ नहीं दिया जाता है और जो नवाबशाह का सदर हो, झूठा इल्ज़ाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो, कभी किसी कराची का हॉस्पिटल में जाता है, कभी किसी इस्लामाबाद के डॉक्टर से मिलता है, वो अपना मुल्क में कैद गुजार रहा है, वो खुश है, वो तो बाहर नहीं जाता। लेकिन ये किस किस्म का दोगला निज़ाम है, ये किस किस्म का मजाक है? मजाक है, पाकिस्तान के साथ मजाक है, आइन के साथ मजाक है, कानून के साथ मजाक है कि आप दोगला निज़ाम अपना सकते हो। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सखर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नायब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट, कभी बीवियों को धमकी, कभी बेटों को गिरफ्तारी का धमकी। अब क्या समझते हो कि तेरा झूठ इस तरीका से चलेगा? तो जब से पीपल पार्टी पीडीएम से अलग हुई है वो मुसलसल नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बना रही है और उनके बैरून मुल्क जाने या वतन वापस ना आने के पर सवाल भी उठा रही है। तो वाज़ेह तौर पर पीपल पार्टी अपनी सियासी स्ट्रेटजी वाज़ेह कर चुकी है और अलग लाइन ले चुकी है। वो हुकूमत के मुखालफिन के सफ़ों में तो शामिल है लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का हिस्सा नहीं है। अब आसिफ अली जरदारी को साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ के हवाले से कई गिले शिकवे रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम ने या अपोजिशन जमातों ने पीडीएम बनाकर हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को दीवार के साथ लगाए जाने का अमल किसी हद तक ना सिर्फ रोक दिया बल्कि खान साहब के इक़्तिदार को भी खतरे में डाल दिया था। अब भी अगर पीपल पार्टी और दीगर सियासी जमातें मुत्तहिद हो जाती हैं तो हुकूमत के लिए बजट पास कराना आसान नहीं होगा। पीपल पार्टी ने शहबाज शरीफ को बजट रोकने के लिए गैर मशरूत तावन की पेशकश कर दी है और अगर पीटीआई के बागी अरकान खान साहब की तरफ से वादे पूरे ना होने पर अपोजिशन के साथ मिल गए तो फिर हुकूमत के लिए बजट पास कराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है।
तो ये जो सारी पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रही है, इस पर बहुत सी चीज़ें मार्केट में ज़ेर गर्दिश है, और एक कौमी हुकूमत का फार्मूला और नेशनल डायलॉग, ये दो चीज़ें इस वक्त मार्केट के अंदर डिस्कस की जा रही हैं कि क्या इन हालात में जब मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है तो नेशनल डायलॉग किया जाए या फिर कोई कौमी हुकूमत का फार्मूला अपनाया जाए। तो ये दो तजवीज़ें भी ज़ेर गौर हैं, इस पर तजिया दे रहे हैं रऊफ क्लासा, उनकी बात सुनते हैं और फिर कौमी हुकूमत और नेशनल डायलॉग के ऊपर भी बात करते हैं। उसके बाद डील्स नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, जनरल। लेकिन क्लासा भाई ये बताया ना कि नेशनल डायलॉग का फिर मकसद क्या है? अगर नवाज शरीफ के लिए क्या अट्रैक्शन है उसके अंदर, अगर वो नाहल ही रहते हैं और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं? जी जी जी, अच्छा जी सर, मुझे याद दिला देना, थोड़ा सा मैं दिला दूं, क्योंकि अगर पुराने जख्म जरा आगे हरे कर दिए हैं, खोल के बोले। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। अगर कहने का मतलब यह है कि जो इमरान खान साहब ने उस वक्त झूठ बोले थे, गलत बयानियां की थी, जो आपने अभी की हैं, मियां साहब ने एग्जैक्ट इसी तरह के फार्मूले, इसी तरह के झूठ उन्होंने बोले थे बैठ के। वो यही कहते थे कि जनाब किसी जर्नलों से मुलाकातें नहीं होंगी और कोई खुफिया मुलाकातें नहीं करेंगे, हुकूमतों के खिलाफ साजिशें नहीं करेंगे, एक दूसरे को गिराएंगे नहीं। आपको याद होगा वापस है, उसके बाद चौधरी निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ साहब की जना कियानी से खुफिया मुलाकातें होती रही 2013 से पहले, ये करते रहे, हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। इन्हीं दोनों भाइयों ने काले कोट पहने, इन्हीं दोनों भाइयों ने काले कोट पहने, और यूसुफ रजा गिलानी, हुसैन हक्कानी और इसका जरदारी साहब के खिलाफ ये वहां सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। रीजन पीछे से आपको पता है, दो चार जनरल्स हमारे थे जो इनको गाइड कर रहे थे, जनाब पाशा साहब और कियानी साहब। सो कहने का मतलब यह है कि उस वक्त जो भी इनकी हो रही थी, मैनूवरिंग हो रही थी, ये पीछे से आगे जर्नलों के साथ खुफिया मुलाकातें हो रही थी। अब की दफा भी उन्हें यही लगता है कि जनाब कि अगर जर्नल को साथ मिला लिया जाए तो 2007 वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है दोबारा। वो कहते हैं बैक टू स्क्वायर, ये बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन करना चाहते हैं। सो नेशनल डायलॉग के लिए उन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया है वो यही है कि या आर्मी को साथ मिलाया जाए, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको साथ मिलती है, कल को काजी फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस लग जाते हैं 2023 में, तो आपके लिए उम्मीद पैदा हो सकती है कि वही जो आके आपको याद होगा चौधरी इफ्तिखार साहब ने 2010 में इनके केसेस। लेकिन क्लास भाई बात ये ना, वो तो डिपेंड करता है असल में जज के बजाय हम जिम्मेदारी डालने के। नैब अगर केस जो है वो उस तरह इतना सादा पेश कर दे तो वहां जज भी क्या कर सकता है? मसला ये नहीं कि नवाज शरीफ को नेशनल डायलॉग का क्या फ़ायदा होगा या किसी और को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। देखना तो ये चाहिए कि क्या वाकई ही नेशनल डायलॉग इस वक्त उसकी ज़रूरत है या नहीं, क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है या नहीं है। अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए नेशनल डायलॉग ज़रूरी है। और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम किसी को सूट करता है तो फिर नेशनल डायलॉग की ज़रूरत ही कोई नहीं। तो सबसे पहले वजह तलाश करना ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम क्यों है। अब जो हुकूमत अपने इक़्तिदार की मुद्दत के 2.5-3 साल गुजारने के बाद भी इस पोजीशन में हो कि अब गई कि तब गई, जिसके खिलाफ एक मजबूत अपोजिशन हो, जो नए इलेक्शन की बात कर रही हो, डायलॉग की बात कर रही हो, असम्बलियों से इस्तीफों के ऑप्शन चल रहे हो और इस्टेब्लिशमेंट पर सियासी मुदाखलत के इल्ज़ाम लग रहे हो, पार्लियामेंट में कानून साजी की बजाय हुकूमत ऑर्डिनेंसों के जरिए चलाई जा रही हो, तो जाहिर है फिर मुल्क पॉलिटिकल अनरेस्ट का शिकार है जहां पर इन्वेस्टर भी नहीं आ रहा। तो इस सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता या तो नए इलेक्शन होते हैं, नया मैंडेट होता है, या फिर कौमी सतह पर डायलॉग होते हैं। अब स्टेक होल्डर आमने सामने बैठकर इस मुश्किल सूरत हाल से खुद को भी निकालते हैं और मुल्क को भी निकालते हैं। तो इसीलिए ये तजवीज़ इस वक्त मार्केट के अंदर इन है कि किसी किस्म का डायलॉग किया जाए। लेकिन चूंकि इस्टेब्लिशमेंट और बड़ी सियासी जमातों में ट्रस्ट डेफिसिट है, एतमाद का फुकदान है, हुकूमत एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रही है, ये तासुर मौजूद है। अपोजिशन ने भी अपनी अलग पोजीशन ले रखी है, तो इसीलिए मामला स्टेटस को का शिकार है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मुल्क की मईशत और सियासी मामलात पर और भी हम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, जो इन दिनों इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि जनाब इसहाक डार साहब मुल्क को बर्बाद कर गए। तो देखते हैं कि क्या फरमाते हैं वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन।
रुपए की कीमत को मसनूई तौर पे किसने ऊपर रखा था? इनके आखिरी साल के बीच में मिफ्ता इस्माइल ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने उसको डिवैल्यू किया था। ये इनके साथ जो हाथ कर गया वो इसहाक डार, ये तो अंदर से ये सारे जब वो चला गया तो ये शुक्र मनाते थे। इसहाक डार ने तो हमारी जो इकॉनमी का ऑलमोस्ट बेड़ा गर्क कर दिया। इसहाक डार साहब ने 28 से 30 अरब रुपए का एक किस्म का चपत लगाई। ये देखा जाए कि भाई तुम लोगों ने जो ग्रोथ दिखाई है वो डेट ले लेके दिखाई है। 5.5 की बात करते हैं, उस वक्त इनका इन्वेस्टमेंट रेट जो होना चाहिए था वो 22 से 25% होना चाहिए था। तो इसलिए इट वाज ऑल डेट इंड्यूस्ड ग्रोथ। जो हम इस वक्त जो इकदाम कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस पिछले महीने में 32% बढ़ी हैं पिछले उसके पिछले साल से। इस वक्त भी ये जो 4% आ रही है ना, मुझे तो लगता है इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये मोमेंटम हुआ है पिछले 6 महीनों में। रेवेन्यू जो है उसको 20% टैक्स जो हम शौकत तरीन जब वजीर खजाना नहीं थे तो माशी तौर पर उन्हें भी मुल्क बर्बाद नजर आता था। रजा बाकर और हफीज शेख उन्हें पाकिस्तानी मईशत के प्रेम चोपड़ा नजर आते थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब जैसे ही अगलों ने घंटी उनके गले में बांधी, सारे अंधेरे रोशनी में बदल गए हैं। जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई मिल जाते हैं। अब इसहाक डार ने मईशत तबाह कर दी। मेगा प्रोजेक्ट, डॉलर रेट मसनूई थे, फजूल थे, तो लगा दे इसहाक डार पे कोई 100 इल्ज़ाम लगाना लगा दे, क्योंकि इसहाक डार तो मीडिया पर आएंगे नहीं, वो मीडिया पर जवाब दे नहीं सकते, उन पर पाबंदी लगी हुई है। मगर इस बात का क्या करेंगे कि वो जो ख़राब मईशत थी, मसनूई इक़दाम थे, उसमें अवाम बड़े खुश थे। आज मईशत बड़ी बेहतरीन है। मान लेते हैं शौकत तरीन की बात, हुकूमत की बात, सबकी बात मान लेते हैं कि मईशत बहुत ज़बरदस्त हो गई है। तो क्या आज अवाम खुश हैं? आज भी अवाम रो रहे हैं। और जो चीज़ 10 रुपये की मिल रही थी वो 20 की मिल रही है, जो 20 की थी वो 100 की मिल रही है। और बिजली के बिल और गैस के बिलों का तो आप ज़रा लोगों से जाके पूछें तो पता चल जाएगा। तो सूरत हाल तो ये है कि लोग आज भी रो रहे हैं। तो करेंसी की कीमत कम करने से एक तो कोई ये थी कि बरामदार बढ़ जाएंगी, अगर बढ़ जाती तो बात समझ में आ सकती थी। अब इकॉनमी लॉस जा चुकी है, इससे ज़्यादा क्या नीचे जाती जितनी जा चुकी है। मनफी ग्रोथ से अब इसने बाउंस बैक ही करना है। पिछले साल मनफी थी, तो अगर 32%, 30%, 40% बढ़ेगी तो हम कहें जी प्लस हो गई, तो अब प्लस ही होना, माइनस नहीं होना। लेकिन ये शौकत तरीन साहब का कसूर नहीं, ये कुर्सी का कसूर है, जिसमें जाने वाले पता नहीं कुर्सी में कौन सी कीलें गाड़ जाते हैं कि वो भूलते ही नहीं हैं। तो एक और वज़ीर ख़जाना जो कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर ख़जाना थे, मुफ्ता इस्माइल, कल नून लीग ने सेमिनार किया तो उनकी भी सुन लेते हैं। वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं शाहज़ेब खानज़ादा के साथ। वॉच मुफ्ता इस्माइल। पढ़े उसमें भी जिक्र है कि 2019 में रीप्रोफाइलिंग की गई थी, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में स्विच किया गया था और उसका जाहिर है शरह सूद ज्यादा थी। मगर मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यही शौकत तरीन साहब कह रहे हैं। आपकी देखिए 2 टॉप डिमांड्स है। एक डिमांड यह है आज के बजट डॉक्यूमेंट में कि नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, दूसरी डिमांड यह है कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। ये दोनों कमिटमेंट दे दी है हुकूमत ने कि हम आपको अगले 2 साल में 7,000 अरब रुपए पर जाकर दिखाएंगे बगैर कोई नए टैक्स लगाए, और हम यूटिलिटी बिल्स की नहीं बढ़ाएंगे। IMF से बात कर रहे हैं, जो वादा कर लिया था शेख साहब ने वो नहीं होगा उस हिसाब से। यार मैं जो है 7,000 अरब रुपए, मुझे आज से 2 साल पहले मेरे भाई हैं कामरान खान साहब, उन्होंने शो पे बुलाया था शब्बर ज़ैदी के साथ। वो कह रहे थे 5500 अरब रुपए कर लेगा। मैं कामरान भाई को बोलता रहा कि कामरान भाई ये नहीं कर सकेंगे 5500। कामरान भाई भी नाला हुए 3900 पे पहुंचे, अगर कोविड नहीं आता तो 4200 पे आ जाते। यार 7,000 करने वाले को भाई ये किस किस्म की अनरियलिस्टिक बातें करते हैं। आपको मईशत की समझ नहीं है कि इधर आप इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती है। 10-15-20% अगर आप ग्रोथ कर ले तो बहुत ग्रोथ हो जाती है अगर रेवेन्यू में ग्रोथ कर लें। ये आप देखें कि जो मैंने 3850 अरब रुपए जमा करे थे, ये अगले 2 साल तक उतने जमा नहीं कर सके। इस साल अल्लाह ने चाहा तो कर लेंगे उससे ज्यादा, लेकिन आप कर लिए, इनफैक्ट 4000 तो हो चुके हैं। तो आप ये देखें कि कैसे बात कर सकते हैं 7000 अरब रुपए की। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन यार रियलिस्टिक बात तो आदमी करे ना कि आप फिर आप 3 साल तक आपने 300 अरब रुपए की ग्रोथ करी, अगले 2 साल में आप बोलते हैं 3000 अरब रुपए की ग्रोथ कर लेंगे। मगर देखिए, अपोजिशन का ये इतराज़ तो हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि हुकूमत टैक्स वसूली का हदफ इतना ज़्यादा यानी 7,000 क्यों मुकर्रर कर रही है और हुकूमत उसमें नाकाम हो जाएगी। तो चले 7 नहीं 5,000 जमा कर लेंगे, 6,000 जमा कर लेंगे, तो इसमें एतराज़ वाली कोई बात नहीं। हाँ, अगर अपोजिशन समझती है कि जी टैक्स ज़्यादा लगेंगे
तो जब लगेंगे तो लगेंगे। अभी तो अपोजिशन ने अभी तो हुकूमत ने कोई टैक्स लगाया ही नहीं है। लेकिन अपोजिशन अगर ये कहना चाह रही है कि अदादो शुमार के हवाले से हुकूमत झूठ बोल रही है, तो यहाँ भी थोड़ा सा मार्जिन दिया जा सकता है कि ये तो प्रेडिक्शन है कि इतनी हो जाएगी, हुई तो नहीं, और टैक्स इतना वसूल कर लिया जाएगा, किया तो नहीं। तो यहाँ उन्हें थोड़ा सा मार्जिन दिया जा सकता है। हो सकता है हाँ साहब के पास टैक्स जमा करने का कोई फार्मूला आ गया हो। अब शौकत तरीन साहब बड़े काबिल आदमी हैं, उन्होंने आने के बाद उन्होंने कहा था ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे तो कुछ होगा। उन्होंने आते ही जुम्मा 8 दिन में ग्रोथ रेट तो खड़ी कर दी, बढ़ा दी, अब जैसे बढ़ाई हो। अलबत्ता हुकूमत कोई नया टैक्स लगाती है और वो टैक्स जायज़ नहीं होता, तो फिर ये अपोजिशन का फ़र्ज़ ये है कि वो ना सिर्फ उस पर एतराज़ करे बल्कि उसको रोके। दूसरा, अपोजिशन को ये भी चाहिए कि वो अपने कारनामे गिनवाने और उनका मौजूदा हुकूमत के साथ तकाबली जायजा लेने के अलावा कोई अपना भी प्लान अवाम के सामने रखे, मुआशी प्लान बताए। जो बीत गया सो बीत गया, हुकूमत ने अवाम के 2.5-3 साल ज़ाया कर दिए और चूँकि मईशत अब इससे ज़्यादा नीचे जाने के काबिल नहीं रही, इसने ऊपर ही उठना है। तो इस मौके पर बोंगियाँ मारने की बजाय सॉलिड प्लान पेश करें ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके लिए किसके पास बेहतर प्लान है। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और वज़ीर-ए-आज़म के स्पोक्स पर्सन है शहबाज गिल इकॉनमी के ऊपर वो भी दस्तरस रखते हैं। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। मुल्क की इकॉनमी के हवाले से कंपैरिजन कर रहे हैं वॉच शहबाज गिल। डॉलर अमाउंट में कन्वर्ट कर लें तो आप इंडिया जो है वो आपसे डबल पैसों पे पेट्रोल जो है इस टाइम बेच रहा है। आपको पता है पिछले 1 महीने में, मैं रिपीट कर रहा हूं, पिछले 1 महीने में हिंदुस्तान में 17 दफा पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी है। कितनी दफा, मैं रिपीट कर रहा हूं, पिछले 1 महीने में हिंदुस्तान में 17 दफा पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी है। आपके मुल्क में क्या हुआ है? पिछले 2 महीने से लगातार जब इंटरनेशनली कीमत बढ़ रही है, हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फैसला है कि उसका बोझ गवर्नमेंट लेगी। और गवर्नमेंट कैसे बोझ ले पा रही है? गवर्नमेंट को जेब से घर से पैसे तो नहीं लेके आई थी कि बोझ ले पा रही है। गवर्नमेंट इसीलिए अब बोझ ले पा रही है कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई है। गवर्नमेंट आज सैलरीज में इंक्रीज ऑफर कर रही है, तो क्यों कर रही है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई है। गवर्नमेंट को अगर अच्छे दिन नजर आ रहे हैं आपकी, अगर तमाम चीजों की सेल्स ज्यादा हो रही है, भले सीमेंट हो, सरिया हो, कंस्ट्रक्शन हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर्स हो, कारें हो, पिछले 30-30 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि आपकी इकोनॉमी बेहतर हो गई है। अगर आज आपकी जीडीपी 4% भी आप लगाएं, हालांकि ये 4.5% होगी इंशाल्लाह, 4% भी लगाएं और उसके अंदर रेमिटेंसेस डालें, तो टुगेदर आपकी जो जीएनपी है वो इंशाल्लाह 6.5-7% होगी, जो पिछले 16 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अभी 3 महीने पहले पाकिस्तान ने अमेरिका को एक्सपोर्ट करने का किसी एक महीने में रिकॉर्ड तोड़ा है। मार्च के अंदर पिछले 10 साल का एक्सपोर्ट का पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ा है। हां, यह जरूर है कि कोविड के दिनों में फ्लक्चुएशन बहुत आए हैं। फ्लक्चुएशन इसलिए आए हैं कि इंडस्ट्री बंद है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एकदम खुलती हैं और एकदम आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिल ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। और जब आपकी पेट्रोल का मेजर आपकी इंपोर्ट जो है वो पेट्रोल से होती है, जब पेट्रोल की प्राइसेस इतनी शूट करेंगी एकदम से ऊपर, तो आपका इंपोर्ट बिल भी ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगा। लेकिन हम उसको क्यों हैंडल कर पा रहे हैं? क्योंकि अब सक्कत है इकोनॉमी में। अब हमने इकोनॉमी को दोबारा सही रास्ते पे ले आए हैं। इन चोरों ने जो इकोनॉमी को किया था उसको हमने रिकवर कर लिया। और ये पहले 2 साल हमने आपको नहीं कहा, हमने आपको यही कहा कि मुश्किल हालात है और हम लड़ रहे हैं। आज हम आपको कह रहे हैं। गालिब कहा करते थे, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हां रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। जिनकी मईशत में सकत हो वो सऊदी अरब से उधार तेल नहीं खरीदते, ज़कात और फितराने में चावल नहीं लेते, दोस्तों से अरबों डॉलर उधार लेकर बैंकों में रख कर ये डींगे नहीं मारते कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ना लोगों की आमदन बढ़ रही है, ना लोगों की बाइंग पावर यानी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ रही है, ना बैंकर या बैंक सरमाया हाथों में लिए घूम रहे हैं
कि लोग कारोबार करें। ना लोगों के पास कारोबार के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है, ना पैसा है कि वो नया काम कर सकें। अब कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? भारत से। अब भारत में तेल की कीमत इसलिए ज़्यादा है कि भारत की भी मईशत बैठ गई है और हमसे कई गुना ज़्यादा बैठ गई है। इस वक्त उनकी ग्रोथ रेट मनफी में चल रही है, उसे कोई उधार में तेल नहीं दे रहा। तो हम तो सऊदी अरब से उधार में तेल ले रहे हैं। उधार की हंडिया तो कभी भी बीच चौराहे फूट सकती है। अब कुछ बजट की बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के चौथे वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन 11 जून को अपना पहला बजट पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं। तो उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि आइंदा माली साल के बजट का कुल हुजम जो है वो 8,000 अरब के लगभग होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इस बार 10 से 15% इजाफा मुतवक्को है। मईशत का हुजम 52,057 अरब रुपये तक पहुँचेगा, प्रेडिक्शंस हैं। और इसके बाद जो ग्रोथ रेट वाली बात है कि ग्रोथ रेट 4.8 बल्कि या 3.8% होगी। तो फिगर थोड़ा सा अनक्लियर है। 3,060 अरब रुपये कर्जों और सूद पर खर्च होंगे और मुतअद्दिद शोबों के लिए हुकूमत इस बार टैक्स की छूट जो है वो ख़त्म कर रही है। तकरीबन 20 अरब से ज़ायद की इनकम टैक्स छूट ख़त्म किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा तनख्वाहदार तबके के मेडिकल अलाउंस पर, कारपोरेट एग्रीकल्चर इनकम के मुनाफे पर, कबायली इलाका जात में कारोबार पर 4 अरब रुपये की इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने की सजेशंस हैं, तजावीज़ हैं। FBR के ज़राए कहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी इदारों के लिए इनकम टैक्स, LNG टर्मिनल और ऑपरेटर को दी गई इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने की सिफारिश है। जबकि आइंदा माली साल का जो बजट खसारा है वो 5.6% रहेगा। इसकी जो मालियत है वो बनती है 2,915 अरब रुपये। इसके अलावा दिफाई बजट जो है उसके बारे में प्रेडिक्शन है या इतलात ये कि 1400 अरब का होगा। और सालाना तरक्याती प्रोग्राम जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है 900 अरब रुपये उसके लिए रखे जा रहे हैं। सूबों का जो तरक्याती बजट है वो तकरीबन 1000 अरब रुपये होगा और सब्सिडीज़ की मद में 530 अरब रुपये रखे जा सकते हैं। आइंदा बजट में जो टैक्स आमदन है वो 5,820 अरब रुपये और नॉन टैक्स आमदन 1,420 रुपये है। तो ये 7,000 के लगभग है, जिसके ऊपर अपोजिशन शोर मचा रही है कि जी इतनी कैसे होगी। तमीराती शोबे के लिए एमनेस्टी की मुद्दत में तोसी का इम्कान है और IMF की रजामंदी पर कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत सितंबर या दिसंबर 2021 तक बढ़ाई जा सकती है। इसके हवाले से जो ऑर्डिनेंस आया था उसमें 3 से 6 माह की तोसी की जा सकती है। तामीराती शोबे के लिए जो स्कीम दी गई है उसके तहत 140 अरब के 350 मनसूबे रजिस्टर्ड हुए हैं। इस स्कीम की जो डेडलाइन है वो फ़िलहाल जून यानी ये जो महीना चल रहा है इसके आखिर तक है। और अब कुछ बात करते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मौजूदा ढांचा है वो मुअत्तल कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद के जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद खान और जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने जो फैसला किया था उसकी वो तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। अदालत आलिया ने SPCS के मज़कूरा तमाम एक्ट रूल्स को मुअत्तल करने के साथ साथ SPSC एक्ट 1989 के तहत तमाम टेस्ट, इंटरव्यूज़, सिलेक्शन, भर्तियाँ और टेंडर वगैरह को भी मुअत्तल रखने का फैसला बरकरार रखा। अदालत आलिया ने 2018 में लिए जाने वाले मुकाबले के इम्तहानात और महकमा सेहत में 1783 मेल फीमेल डॉक्टर की जो भर्तियाँ की गई थी वो सब मनसूख कर दी हैं। अदालत आलिया में मुख्तलिफ अजला के रहायशियों की पब्लिक सर्विस कमीशन में अकरबा परवीन समेत दीगर इल्ज़ामात के तहत दायर करदा मुख्तलिफ आइनी दरखास्तों की समाअत के बाद जो फैसला महफूज किया गया था वो सुना दिया गया है और ये 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद खान ने सुनाया है। तफसीली फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से सूब एक्शन के दौरान बड़ी खिलाफ वर्जियों और गैर कानूनी भर्तियों का पता लगाया था और कमीशन के क़वाइद ज़ाबित और तरीक़ाकार में बेहतरी के लिए फ़ैसला जारी किया गया है। इसके अलावा खिलाफ ज़ाब्ता तैनात होने वाले चेयरमैन मेम्बरान भी हटा दिए गए हैं और मुलाजमत से हाथ धोने वालों में 193 असिस्टेंट कमिश्नर, 15 ETOs, 10 असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव और 3 DFC शामिल हैं, जबकि 1783 मेल फीमेल डॉक्टर हैं जिन्हें इस फैसले के बाद जो है वो हटा दिया गया। और दुबई सिविल एविएशन ने सफरी पाबंदियों का नया हदायतनामा जारी कर दिया जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। पाकिस्तान समेत 7 मुल्कों पर यह पाबंदी है
जिनमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया और जनूबी अफ्रीका शामिल है। नए हिदायतनामे के मुताबिक तमाम एयरलाइन को मुतल्लिका मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों को बोर्डिंग पास जारी करने से मना किया गया और कहा गया कि गुज़श्ता 14 दिनों में इन ममालिक से या इन ममालिक का सफ़र करने वाले मुसाफिरों को दुबई के लिए या ट्रांजिट के लिए बोर्डिंग कार्ड जारी ना किया जाए। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी में मुलव्वस एयरलाइन को जुर्माना या फ़ज़ाई ऑपरेशन के हवाले से फ़ज़ाई कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ़ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।